that contain the genetic material. Means all the genetic material is present in chromosomes, right? जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम्स के अंदर, दे आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. मीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं. ठीक है. अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे जीनोम. क्या मतलब होता है इसका? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड जीनोम? सुना है किसी ने? हेलो, जीनोम सुना है किसी ने? जीनोम क्या मीनिंग होता है जीनोम का? यश, आदित्य, पता है क्या जीनोम क्या होता है? हेलो. नो सर, हैप्लॉइड मतलब थोड़ा सा आइडिया है, मतलब कि मतलब जीनोम ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में. उसमें तो जीन ट्रांसफर होता है. जीनोम मतलब अपना बॉडी का कंप्लीट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट. भाई इसके अंदर कितने डीएनए हैं, कितने आरएनए हैं, कितने प्रोटीन्स हैं. ठीक है. ऑल द जेनेटिक मटेरियल which is present in the organisms is called as genome. Haploid genome, diploid genome, different kinds of genomes are present. ठीक है. So the complete सर वो genetic material. हाँ बोलो. नीतीश यहाँ बोल रहा है, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा, अलाउ कर लो उसको आप। किसका? उसका देख तो रानी है रिक्वेस्ट. चलो आधे मैसेज आया था। कर देंगे स्टार्ट. आने दो. Okay. So what are chromosomes? Chromosomes are the structure that contain the genetic material. They are complexes of DNA and proteins. Means इनके अंदर बहुत तरह का डीएनए होता है, प्रोटीन्स होता है. The genome comprises all the genetic material that an organism possess. It means what? Genome basically क्या होता है? Complete genetic material present in the body. जैसे अपनी बॉडी के अंदर हजारों तरह के जीन्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स आर देयर. बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स है, आरएनए मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है. तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल एक इंडिविजुअल बॉडी के अंदर होता है, उसको हम कंप्लीट मटेरियल को बोलते हैं जीनोम. ठीक है. जैसे मान लो आप बुक का कोई पेज पढ़ रहे हो, अब सारे पेज मिला के क्या बनते हैं, क्या बनती है? बुक बनती है. इसी तरह ऑल कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल मेक्स व्हाट? दे मेक्स जीनोम. अब देखो नेक्स्ट है, इन बैक्टीरिया इट इज टिपिकली ए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स. बैक्टीरिया आपको पता है इट इज ए प्रोकैरियोट्स होते हैं. दे डोंट हैव न्यूक्लियस. दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? एक ही क्रोमोसोम होगा, दैट इज सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, राइट? एक्सक्यूज मी सर. हेलो. हाँ. सर, नीतीश इज हैविंग एनी डिफिकल्टी टू एंटरिंग द क्लास. उसका ज्वाइन नहीं हो रहा सर, मैंने बोला उसको, फोन आया वेट उसका, इसलिए मैं हट वेट गया था. वेट. आई थिंक he has joined now. I have permitted him. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. So what we're discussing? Chromosomes. What are chromosomes? They are a structure that contain the genetic material. What are these chromosomes? They are complex of DNA and proteins. Then मैंने आपको बताया what is genome. Genome is the complete genetic material that an organism possess. It means what? जैसे अपनी बॉडी है, our body contains different millions of genes. बहुत आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस की भी जीन सीक्वेंसिंग हो रही है. उससे हमें ये मालूम चलता है कि ये जो डिजीज कॉज हो रही है, उसके लिए कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं. जैसे आपने सुना होगा कि पहले फर्स्ट लेयर आई, फिर सेकंड लेयर आई, फिर थर्ड लेयर आई. ठीक है. तो जो भी वायरस के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन जीन्स. तो जो भी जीन्स का हमें पता चलता है, वो किससे मालूम चलता है? जीनोम सीक्वेंसिंग से. जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि केले का डीएनए और ह्यूमन डीएनए कितना परसेंट रिजेंबल करता है, याद है किसी को? नहीं सर, केले वाला नहीं बताया. मैंने क्या बताया था? 16%. बिल्कुल. 16, 16 नहीं, 60%. 60% जो डीएनए है अपना, किसका? केले का और उसका, वो साथ में रिजेंबल करता है डीएनए से. तो ये हमें कैसे पता चला? जीनोम सीक्वेंसिंग से, राइट? What is genome? Genome comprises of all the genetic material that an organism possesses. अब देखो, we all know that bacteria is prokaryotic. They don't have nucleus. सिंगल सेलुलर होता है. तो उसके अंदर क्रोमोसोम कैसा होता है? सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स. बट
In eukaryotes, it refers to one complete set of nuclear chromosomes. Why? क्योंकि आपको पता है यूकेरियोट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स भी होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, यूकेरियोट्स possess mitochondrial genome, plant possess chloroplast genome। अब मुझे एक चीज बताओ, किस आपने कभी सुना है कि किसी इंसान के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है? सुना है क्या कभी किसी ने? नो सर, प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में होता है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस फूड कौन बनाने करता के है? लिए। हाँ। फूड के लिए प्लांट्स ही करते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स तो बेसिकली अपना सारा काम खुद ही करते हैं, ठीक है। जो उनके जीन्स है, मैंने आपको बताया था कहाँ का प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, दिया था ना एग्जाम्पल। तो वो जो यस सर। जीन, जो जेनेटिक ट्रांसफर होता है, वो बेसिकली किससे होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में होता है। तो कहा किसके थ्रू होता है, डीएनए के थ्रू होता है। कौन से डीएनए के थ्रू? मेनली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रियल को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस। तो आप ये चीज ध्यान रखना, यूकेरियोट्स जीनोम इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, प्लांट जीनोम इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट जीनोम। फाइन, यहाँ तक किसी को डाउट? अमित, आदित्य, एनिमल यश? सेल में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम बोलते हैं और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जीनोम बोलते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसे याद रख सकते हो। अमित कुमार, कुछ अमित विशाल गोदारा, कोई डाउट किसी पे यहाँ तक? कुछ पूछना है किसी को? जल्दी बोलो, आगे चलो फिर। हर्षिता, आदित्य, यश, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस यस। ओके, अब देखो, अब अपना मेन फंक्शन क्या होता है क्रोमोसोम्स का या जेनेटिक मटेरियल का? द मेन फंक्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन required to produce an organism. The DNA molecules does that through its base sequence. देखो जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है सारा काम, टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मतलब आपने पढ़ा होगा जब पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तो किसी की डेवलपमेंट हो सकती है क्या? बिना प्रोटीन के किसी ग्रोथ होगी नहीं। तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन बनने के लिए किसी ना किसी कुछ इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज आपने लैपटॉप ओपन किया, जब तक आप कीपैड ऑन नहीं करोगे, एंटर प्रेस नहीं करोगे, कोई कमांड नहीं दोगे, क्या लैपटॉप काम करेगा? क्या नहीं करेगा। सिमिलरली आवर जेनेटिक मटेरियल रिक्वायर्स सर्टेन इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि अपना मान लो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगर मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग नहीं हुई तो क्या रिप्रोडक्शन होगा? क्या नहीं होगा। जेनेटिक कैरियर ट्रांसफर नहीं हुए तो रिप्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। तो कुछ भी चीज स्टोर जो करती है वो किसके लिए करती है? टू प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, और अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो जेनेटिक मटेरियल क्या काम है? टू स्टोर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिज्म। जो भी उसको डेवलपमेंट के लिए जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जेनेटिक स्ट्रक्चर चाहिए, जो भी जीनोम चाहिए, वो कंप्लीट प्रोवाइड कौन करेगा? क्रोमोसोम्स। या फिर जो भी उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम, ठीक है। अपन जब सीक्वेंसिंग करते हैं किसी भी चीज की, वो क्यों जरूरी होती है? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डीएनए सीक्वेंस इज नेसेसरी। डीएनए सीक्वेंस क्यों करनी पड़ती है? ताकि हमें से मालूम चले, ताकि इससे आरएनए बने, आरएनए से आगे प्रोटीन्स बने। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए। अगर क्रोमोसोम्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो जो भी अपने जेनेटिक्स के लॉ है, मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डोमिनेंस, सब चीज जरूरी है। अगर क्रोमोसोम्स का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आपको मैंने कुछ डिजीज बताई थी, डाउन सिंड्रोम, क्लिंगफिटर सिंड्रोम, याद है, टर्नर सिंड्रोम। वो क्यों हुई थी? क्योंकि अब क्रोमोसोम्स का कहीं पे तो नंबर। डेफिशिएंसी और कहीं पे क्रोमोसोम्स का एडिशन हो गया था एक्स्ट्रा, याद है। तो क्रोमोसोम्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर नंबर दोनों होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो वी रिक्वायर प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब अगर क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो डीएनए सीक्वेंसेस होना बहुत जरूरी है इन सब चीजों के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स,
सेकंड पॉइंट व्हाट आई हैव टोल्ड, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दैट जो भी हमारे जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो बॉडी के अंदर नहीं हो। ठीक है, डिफेक्ट्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ट्विन फिटर सिंड्रोम। क्योंकि कहीं पे तो क्रोमोसोम्स कम हो गया, कहीं पे क्रोमोसोम्स ज्यादा हो गया, उससे क्या हुआ, जेनेटिक डेफिशिएंसी हो गई। तो इट इज कंपलसरी फॉर प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। थर्ड पॉइंट मैंने बताया, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन प्रॉपर होना चाहिए सो दैट डीएनए का रेप्लिकेशन हो, दे कैन फॉर्म प्रोटीन्स, दे कैन फॉर्म आरएनएस। ओके, लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे आप बेकरी में गए, केक लेने गए, अगर केक को आपने पैक नहीं किया तो आदित्य क्या होगा, अगर तुम बेकरी पे गए खराब हो केक, जाएगा सर, वो टूट जाएगा। खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा है, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की प्रॉपर पैकिंग होनी बहुत जरूरी है। पैकिंग किसके अंदर होगी क्रोमोसोम्स की, पूरी अपनी बॉडी सेल के अंदर, उससे क्लियर होती है, उसको हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल इज दी आउटरमोस्ट लेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की प्रॉपर पैकिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर पैकिंग नहीं होगी तो उनका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा, अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो इनमें से कोई सा भी पॉइंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो क्रोमोसोम्स का प्रॉपर पैकिंग के बारे में हमें किससे मालूम चलता है, डीएनए सीक्वेंस के बारे में। तो मालूम है आपसे एग्जाम में पूछता हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए सीक्वेंस, तो आपको चारों पॉइंट पता होने चाहिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड सेलुलर प्रोटीन्स, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, replication of chromosomes, compaction of chromosomes, so that they can fit within the living cells। ये सब चीजें प्रोसेस अगर सिस्टमेटिकली होगी तो क्या होगा, इट विल बी अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, और सेल्स अपना अच्छे से फंक्शनली काम करेगी। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया? नो सर। हाँ, हाँ मतलब हो गया क्लियर। कोई पॉइंट ऐसा समझ में नहीं है? सेग्रीगेशन का मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉपर अलाइनमेंट, कॉम्पैक्शन का मतलब प्रॉपर उसकी पैकिंग। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं इसके आगे। अब देखो आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की। इधर नहीं हटा देता हूँ। सर ये मतलब जैसे आप कह रहे हो ये पैक्ड होते हैं, तो ये आपस में अटैच्ड होते हैं या फिर कैसे, इसके ऊपर कोई कवरिंग भी होती है? देखो, क्रोमोसोम्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पेलिकल। एक सेल का क्रोमोसोम के ऊपर एक पेलिकल है, तो दूसरी पेलिकल से आपस में अटैच होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अपन जब सेल मतलब स्ट्रक्चर मोटी पढ़ते हैं होगी। ना उसके, हाँ, अपन जब सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ते हैं उसके अंदर अपन सब पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पढ़ा होगा आपने, गोल्गी बॉडीज, यस सर, यस एंडोप्लाज्मिक सर। रेटिकुलम। कोई डबल लेयर यस होती सर। है, कोई सिंगल लेयर होती है, कोई नेक्ड होती है। ऐसे उसके अंदर अपन पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स मॉडल। क्रोमोसोम्स किसके अंदर पैक्ड होते हैं, पेलिकल के अंदर, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसको अपन एक बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल। आगे आएगा अभी आपके वो आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, अब अपना जो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होता है, दैट इज सिंगल एंड सर्कुलर इन शेप, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन द रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जहाँ पे कि अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स मिलता है, उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज न्यूक्लियोइड, इसकी कैसी शेप होगी, तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड इट इज सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, राइट। अब देखो, न्यूक्लियोइड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ऑब्वियस बात है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है तो उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन तो होगी नहीं, क्योंकि ना तो उसके पास न्यूक्लियस है, ना उसके पास कोई स्ट्रक्चर है, और सिंगल सेल है, तो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो क्या होगा, मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो उसका डीएनए है, सो द डीएनए इज इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। इससे क्या होगा, मान लो अगर आपके रूम में कोई दरवाजा नहीं है तो क्या होगा, कोई भी डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, कोई भी डायरेक्टली बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, ये न्यूक्लियोइड है, इसके ऊपर अगर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो जो भी इसका डीएनए है, इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। समझ में आई बात? So the DNA of nucleoid is in the direct contact with the cytoplasm। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बैक्टीरिया में हैव 1 to 4 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स। द नंबर डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज एंड ग्रोथ कंडीशंस। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इसके पास जो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स है उसी को ये बार बार कॉपी करता रहता है। उसके पास एक से लेके 4-5 तक कॉपी हो सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया है और उसकी ग्रोथ कंडीशंस क्या क्या है। मतलब उसकी ग्रोथ कंडीशंस का मतलब हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, ह्यूमिडिटी किस तरह की है उसकी। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है।
तो मैंने क्या लिखा है, बैक्टीरिया में हैव 1 to 4 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स। तो वही बात, आइडेंटिकल मतलब सेम सी कॉपी होती है, सिंगल, ये चीज ध्यान रखना। होता क्या है इसके अंदर, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इससे क्या होगा, इसका डीएनए इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म। उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, बैक्टीरिया में हैव 1 to 4 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। तो सेम क्रोमोसोम कौन सा है, जो कि सिंगल और सर्कुलर है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज एंड ग्रोथ कंडीशंस। ग्रोथ कंडीशन कौन कौन सी हो गई, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गई, ह्यूमिडिटी हो गया, वाटर की सप्लाई हो गई। ठीक है, कौन सी कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो करता है उस पर डिपेंड करता है। यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। विशाल, आदित्य, नितेश, हर्षिता, यश, कोई डाउट यहाँ नो तक? सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, समझ तो में आ सर गया। मतलब जो इनकी जैसे इनकी एक ही सेट, एक पेयर की चार चार कॉपीज हो जाती है, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी आती है इनको? नहीं नहीं, दिक्कत क्यों आएगी, इसको आगे सर्वाइव करने में हेल्प मिलता है। कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर एक क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, उससे उनका जेनेटिक ट्रांसफर होता है। कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर 2 पेयर होते हैं, कुछ 3 पेयर होते हैं। ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करता है। जैसे ई कोलाई कितने के अंदर नंबर अलग ऑफ हो गया। क्रोमोसोम कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स होते हैं सर इनमें टोटल? भाई क्रोमोसोम तो सिंगल ही होता है, पता है ना, सिंगल नहीं सर्कुलर ही होता है। सर, जैसे तो अपने इसकी 23 कॉपी, पेयर्स होते हैं, इनके कितने होते हैं? अपने हाँ 46 मान लो, चलो इनके हाँ, कितने इनके होते तो हैं? इनके अंदर तो एक ही क्रोमोसोम होता है, पेयर होता ही नहीं है। लेकिन वो जो सिंगल क्रोमोसोम है ना, उसी का मल्टीप्लिकेशन होता हम्म, चलता है, लेकिन वो पेयर में नहीं होता है। मान लो अगर 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, तो उनकी पेयरिंग नहीं होगी। ओके, पेयरिंग क्यों नहीं होगी उनकी, ओके। क्योंकि उनके अंदर मेम्ब्रेन तो कुछ है नहीं। ओके, हम्म, मेम्ब्रेन तो कुछ है नहीं, तो क्या होगा, उनका डीएनए इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्म। राइट, ओके समझ सर। में आ गया यहाँ तक? ओके, अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अपना जीनोम होता है, जीनोम के अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, ऐसा ऐसा नहीं कि अगर क्रोमोसोम एक ही है तो उसके अंदर डीएनए भी एक ही होगा। उस एक क्रोमोसोम के अंदर भी लाखों करोड़ों जीन्स हो सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम। मैंने क्या लिखा है देखो, बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए इज यूजुअली a circular molecule that is few million nucleotides in length। अब देखो, पहले ऊपर एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसके अंदर कितने मिलियन डीएनए पेयर्स हैं, 4.6 मिलियन बेस पेयर डीएनए जेनेटिक्स है इसके अंदर, मतलब जीन्स है डीएनए के अंदर। कितने, 4.6 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, दूसरा है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसके अंदर कितने हैं, 1.8 मिलियन बेस पेयर। तो सोचो इंसान के अंदर कितने होंगे, बहुत लंबी क्वांटिटी में होते हैं, इतने सारे जीन्स एक साथ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको अपन ने बोला था कंप्लीट वर्ड जीनोम, मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। राइट, अब देखो, अ टिपिकल बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कंटेन्स अ फ्यू और 1000 डिफरेंट जीन्स। अब मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया के अंदर जीन क्रोमोसोम्स तो एक ही होता है, जो कि सिंगल सर्कुलर होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत तरह के जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इट मे कैरी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। तो फर्स्ट तरह के कौन से हैं अपने, स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस। सबसे ज्यादा कौन से तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस। इनका क्या काम होता है, दे एनकोडिंग प्रोटीन्स, मतलब ये जो जीन सीक्वेंस है ये किसमें हेल्प करेंगे, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस दे एनकोड्स फॉर प्रोटीन्स that account for the majority of the bacterial DNA। okay, they account for the majority of the bacterial DNA, मतलब जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से टाइप के अपने को जीन्स मिलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस। क्या काम होगा इनका, एनकोडिंग प्रोटीन्स। एनकोडिंग का मतलब जो प्रोटीन्स बनने के लिए हेल्प करें। सेकंड तरह के कौन से हैं, इंटरजेनिक रीजन्स। इंटरजेनिक रीजन्स क्या होते हैं, दे आर नॉन ट्रांसक्राइब डीएनए बिटवीन एडजेसेंट जीन्स। इंटरजेनिक रीजन्स वो होते हैं, मैंने लिखा है बट नॉन ट्रांसक्रिप्ट, मतलब क्या होगा, वो डीएनए के रीजन्स जो आरएनए मॉलिक्यूल को नहीं बनाएंगे। एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है नॉन ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने लिखा है कि दीज आर द इंटरजेनिक रीजन्स which are present between the DNA and they are non-transcript. Non-transcript का means which are not capable of converting the DNA into RNA। इसलिए अपन ने यहाँ पे वर्ड दिया है नॉन ट्रांसक्रिप्ट डीएनए, इंटरजेनिक रीजन्स। समझ में आई बात? तो मैंने क्या बताया,
दो तरह के जीन सीक्वेंस होते हैं। फर्स्ट हो गया स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस, इनका क्या काम हुआ, दे एनकोड फॉर प्रोटीन्स, और मोस्टली जो है बैक्टीरिया के अंदर यही वाले मिलते हैं, कौन से, स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस। सेकंड टाइप मैंने कौन सा बताया, इंटरजेनिक रीजन्स, दे आर नॉन ट्रांसक्रिप्ट डीएनए रीजन्स बिटवीन द एडजेसेंट जीन्स। नॉन ट्रांसक्रिप्ट मीन्स which are not able to convert the DNA into RNA. Any doubt? यहाँ तक कोई पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ हो? मतलब इंटरजेनिक मतलब इनमें होता है तो एक ही तो क्रोमोसोम होता है सर, उनके बीच में कैसे रहेंगे ये देखो आगे? क्रोमोसोम्स तो एक ही होता है, लेकिन उन क्रोमोसोम्स के बीच में डीएनए मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं, जीन तो खूब सारे होते हाँ हैं, हाँ ठीक है। हाँ। तो वो क्रोमोसोम्स क्या, ये जो डीएनए होते हैं, ये एक जीन के बीच में एक जीन के बीच में फंसे हुए होते हैं, लेकिन क्योंकि ये डीएनए से आरएनए के अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है नॉन ट्रांसक्रिप्ट। और इंटरजेनिक का मतलब जो हर जीन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, एक जीन के बीच में दूसरे जीन के बीच में, वो डीएनए वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे एक जीन है फिर डीएनए मॉलिक्यूल आ गया, दूसरा जीन आ गया, फिर डीएनए मॉलिक्यूल आ गया, फिर तीसरा जीन आ गया, फिर डीएनए मॉलिक्यूल आ गया, फिर पांचवा जीन आ गया। तो कुछ जीन्स के बीच में जो डीएनए मॉलिक्यूल से फंसे हुए जो हैं, वो कभी भी क्या होता है, हम्म। आरएनए के अंदर ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, देखो नॉन ट्रांसक्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता ट्रांसक्रिप्ट, इट मींस दे आर इजीली कन्वर्ट टू आरएनए, मतलब, लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं किसके अंदर, आरएनए के अंदर। तो व्हाट आई हैव रिटन, नॉन ट्रांसक्रिप्ट डीएनए। तो तो दो सर तरह मतलब के, इनका मोटा मोटा कोई फंक्शन नहीं है? कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट तो होते ही तो है, इनका मोटा मोटा अच्छा, कोई फंक्शन नहीं है, फंक्शन इन्हीं का ही, ऊपर और वालों का सर ही है। मतलब ये ट्रांसफर भी नहीं होते ऑफस्प्रिंग्स में? क्या चीज? ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर भी नहीं होते क्या ये? नहीं 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 नहीं, ये एक तरह का, मतलब मान के चलो कुछ कतरा जीन्स प्रेजेंट है जिनका कोई काम नहीं, लेकिन प्रेजेंट तो होते ही है, ठीक है। अच्छा सर, मतलब जैसे अपने जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें हम्म। डीएनए जब बनता है, क्योंकि पेरेंट और मदर का डीएनए फ्यूज होके एक डीएनए बनाता है, इसलिए वो बनते हैं, सब कुछ लेकिन होता है उस डीएनए के अंदर, बाकी ये ऑर्गन्स ऑर्गन्स बनाते हैं, मगर ये तो ट्रांसफर ही नहीं होता है, फिर भी ये बन जाता है कैसे? नहीं, ये ट्रांसफर होता नहीं है, ये जीन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये ट्रांस अगर जाएगा जीन्स के अंदर, कोई काम नहीं करेगा ये, ऐसे कचरे की तरह जाएगा, वहां जाके बैठ जाएगा, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा, ऊपर वाला स्ट्रक्चर जीन सीक्वेंस। लिखा है ना मैंने कि ये डीएनए से ट्रांसफर होंगे ऑफ स्प्रिंग के अंदर, तो ये डीएनए से आरएनए भी बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन भी बनाएंगे, प्रोटीन मिलेगा ऑफ स्प्रिंग को जब तो उसकी ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा। अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा बताओ। तो ऊपर काम तो सारा ऊपर वाले करेंगे, लेकिन साथ में ये भी प्रेजेंट रहेंगे। कहते हैं ना कि कोई चीज होती है उसकी जरूरत नहीं तो प्रेजेंट होता है, कचरा जिसे अपन बोलते यस। हैं, प्रेजेंट तो रहेंगे क्योंकि है तो क्रोमोसोम के पार्ट। अब मान लो तुम एक बार में एक हाथ से खा रहे हो, दूसरे हाथ का काम नहीं कर रहे हो, तो दूसरा हाथ काट के थोड़ी फेंक दोगे, रहेगा तो बॉडी का पार्ट ही ना। तो हाँ क्रोमोसोम्स भी क्या करता है, वो उनको अलग तो फेंक सकता नहीं है, तो उनको साथ में लेके चलता है वो। तो एक ओके। तरह के बल्क मॉलिक्यूल्स है ये। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन ट्रांसक्रिप्ट डीएनए, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक रीजन्स। अब यस। देखो, अपन बात करते हैं यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स की, जो हमारे अंदर होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है यूकेरियोटिक स्पीसीज कंटेन वन और मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच सेट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट लीनियर क्रोमोसोम्स। मतलब बहुत सारे तरह के सेट्स होते हैं, बहुत सारे तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टीपल जीन्स होते हैं। ये ऑब्वियस सी बात है कि यूकेरियोट्स स्ट्रक्चर में तो बैक्टीरिया से बड़ा ही होगा। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि बैक्टीरिया यश की साइज से ज्यादा बड़ा है, सुना है कभी ऐसा, पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि बैक्टीरियल जीन छोटा होगा और यूकेरियोटिक जीन बड़ा होगा, ठीक है ना। यूकेरियोटिक स्पीसीज कंटेन वन और मोर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दे हैव डिफरेंट लीनियर क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑब्वियसली बात है, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन यूकेरियोटिक सेल इज टिपिकली ग्रेटर देन द बैक्टीरियल सेल। अंडरस्टूड सी बात है, जब सेल बड़ा है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी बड़ा है, तो उसके अंदर डीएनए की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। ऑब्वियसली ये तो सही बात है। मान लो बैक्टीरिया है, वायरस है और अपन है, तो सबसे ज्यादा जीन्स किसके अंदर होंगे, अपने अंदर होंगे, तो ऑब्वियसली बात है अपना डीएनए भी बड़ा होगा बैक्टीरिया और वायरस के मुकाबले, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वहां पे तो उसको क्या बोलते हैं, अपन न्यूक्लियर बोलते थे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के अंदर। यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स इन द यूकेरियोट्स आर न्यूक्लिएटेड इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे जो अपने क्रोमोसोम्स है यूकेरियोट्स के अंदर, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर, और टाइटली पैक्ड भी है, ठीक है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय बाइंडिंग ऑफ मेनी प्रोटीन्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी यूकेरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, सबसे पहले तो कहाँ पे होंगे वो,
न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी होंगे तो टाइटली पैक्ड होंगे, पैक्ड होंगे उनके अंदर साथ में कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या हो गया, क्रोमोसोम्स भी हो गया और क्रोमेटिन भी हो गया। तो क्रोमेटिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो डीएनए और प्रोटीन को आपस में बाइंड करके रखेगा, किसके साथ में, क्रोमोसोम्स के साथ में। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर स्पेशलिटी क्या है, तो क्या बोलोगे आप लोग, क्रोमोसोम्स इन यूकेरियोट्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, पहली चीज। दूसरी चीज, दे आर हाईली कॉम्पैक्टेड, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं। तीसरी चीज, उनके अंदर एक प्रोटीन जिसका नाम है क्रोमेटिन, वो प्रेजेंट होता है। उसका क्या काम होता है, वो डीएनए, प्रोटीन और क्रोमोसोम्स आपस में उनको अच्छे से एकदम टाइटली पैक करके चलता है। लेकिन ये सब काम किसके अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन मैंने आपको बताया था बैटरी के अंदर तो कुछ मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो उसमें क्या हुआ था, डीएनए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था किससे, साइटोप्लाज्म से। लेकिन यहाँ तो पूरा प्रॉपर मेम्ब्रेन भी है, प्रॉपर न्यूक्लियस भी है, प्रॉपर पैकिंग भी है, डीएनए भी प्रॉपर है, प्रोटीन भी प्रॉपर है और क्रोमेटिन भी प्रॉपर है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है किसका, यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स का। तो इसका नाम क्या है, प्रोटीन का क्रोमेटिन। क्या करेगा ये, डीएनए को, प्रोटीन को और क्रोमोसोम्स को आपस में एकदम पैक करके चलेगा। अब देखो मैंने लिखा है कि यूकेरियोटिक जीनोम्स जो है वो अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे मानो प्लांट्स का जीनोम अलग साइज का होगा, चावल का अलग होगा, वीट का अलग होगा, अपना अलग होगा, शेर का अलग होगा, गोरिल्ला का अलग होगा, लंगूर का अलग होगा। हर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक साइज डिफरेंट डिफरेंट होगा। होंगे सब यूकेरियोट्स ही होंगे, काफी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। अब मान लो जैसे अपन है और गोरिल्ला है, नो डाउट 95% जीनोम सेम रहेगा, लेकिन फिर भी 5% का वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा सैलामेंडर, इसका नाम सुना है क्या आप लोगों ने, सैलामेंडर का, नितेश नाम सुना है क्या इसका, यस सर, यस सर। एक तरह का रेप्टाइल होता है ये। चार्मेंडोर, यस सर। बिल्कुल। तो मान लो ये चुप्पी और सैलेमेंडर है, इनका भी आपस में क्या होगा, जेनेटिक कॉन्सेप्ट काफी कुछ सेम रहेगा। चुप्पली जो है उसको अपन डायनासोर का रिड्यूस्ड माना, जब वंशज मानते हैं अपन, ओके। जो अपना लिजर्ड है, इट इज, वी कैन से दैट इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द डायनासोर। जैसे आपने देखा होगा डायनासोर भी इसी तरह चलते थे जैसे कि चुप्पली चलती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, चुप्पली जो है आजकल क्या हो रहा है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन हो रहा है। जो उनपे दीवार पे चढ़ने की जो कैपेसिटी है लिजर्ड की, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तो साइंटिस्ट ये एज्यूम कर रहे हैं कि आज से 30-40 साल बाद चुकली दीवार पे नहीं चलेगी, जमीन पे रहेंगी। क्यों, बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। उसके अंदर कुछ ऐसा जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो रहा है, या अपन कह सकते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा इवोल्यूशन हो रहा है, ये एडेप्टेशन हो रहा है। तो जो उसपे दीवार पे चलने की जो पावर थी, वो धीरे 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 एकदम खत्म होती जा रही है। लेकिन अपन छुपकली को आपने देखा होगा गौर से, स्ट्रक्चर इसका बेसिकली वैसा ही होता है जैसे पहले डायनासोर का था, ठीक है। तो उसको अपन डायनासोर का वंशज बोलते हैं। इसी तरह आपने सुना होगा अपन गधे को, घोड़े को एक ही अपन फैमिली में डालते हैं, बिल्ली को और टाइगर को अपन एक ही फैमिली में डालते हैं, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा हो तो इन सबका जीनोम काफी कुछ सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 5 to 7% का वेरिएशन होता है, ठीक है। यस अच्छे सर। से ओके, समझ में आई बात तो यहाँ तक। छिपकली में सर वो इवोल्यूशन अच्छा नहीं है सर, वो जमीन पे चलेगी तो ज्यादा खतरा है। बिल्कुल है ही। जमीन दीवार हम्म। दीवार पे तो सर फिर भी दिखती रहती थी, बेड पे बिल्कुल नहीं आती बिल्कुल थी। अब बिल्कुल जमीन पे चलने लग जाएगी तो बेड पे चढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज से 40-50 साल बाद ऐसा ही होगा, इनके अंदर ऐसा सही एडेप्टेशन चेंज हो रहा है, ओके। बात है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डीएनए है, ये जो साइज है जीनोम की, डिफरेंट साइज इन द जीनोम। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, कई बार रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं। मतलब जो डीएनए सीक्वेंस है, मान लो एटीजीसी का, कुछ डीएनए सीक्वेंस रिपीट होते चलते हैं। मान लो कि अपने अंदर वो 50 टाइम्स रिपीट हुए, गोरिल्ला के अंदर वो 40 टाइम्स रिपीट हुए, तो जीनोम साइज थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया 95% तो सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी 5% का वेरिएशन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। इन्हीं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, इसलिए उसको मैंने ब्लू कलर में कर रखा है। क्यों कर रखा है, इसी के कारण क्या है कि जो जीनोम की साइज है वो डिफरेंट होगी, किसके कारण, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस के कारण। तो अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछता हूँ कि
गधा है या घोड़ा है, इनमें जीनोम साइज का डिफरेंस क्यों है? तो क्या होता होगा आप लोग आंसर में, बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस है उसका बार बार रिपीटेशन होता है। बात समझ में आई? जी सर। सर एग्जाम्पल समझ में आ गया ना अच्छे से कि सबकी जीनोम साइज अलग अलग होती है। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखा है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स कंटेन्स लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था वो कैसा होता है, गोल होता है, वो सिंगल ही होता है, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर वो एकदम लॉन्ग लीनियर चेन की तरह होता है। तो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स कंटेन्स लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखो बेसिकली इसके अंदर अपने ये जो डीएनए सीक्वेंस है, तीन तरह के इसके अंदर अपने को स्ट्रक्चर मिलते हैं। 3 types ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन। क्या क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेंट्रोमियर और टीलोमियर्स। ये जो तीनों स्ट्रक्चर है ये हमें कहां पे मिलेगी? ओनली एंड ओनली यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स पे ही मिलेगी। कौन कौन से? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन का मतलब जहां से कि उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ। दूसरा हो गया सेंट्रोमियर, तीसरा हो गया टीलोमियर्स। मैंने क्या लिखा है? 3 types ऑफ डीएनए सीक्वेंस आर रिक्वायर्ड फॉर क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन। कौन कौन से? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेंट्रोमियर और टीलोमियर। अब देखो, genes are located between the centromere and telomeric regions along the entire chromosomes। मैंने आपको बताया ये जो यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं इसमें 3 रीजन्स होते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेंट्रोमियर और टीलोमियर। तो कुछ जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच में। ठीक है, पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे टीलोमियर भी होंगे, बहुत सारे सेंट्रोमियर भी होंगे, बहुत सारे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होंगे। तो कुछ जीन तो प्रेजेंट होंगे रेप्लिकेशन ऑरिजिन और सेंट्रोमियर के बीच में, कुछ जीन प्रेजेंट होंगे सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच में। ठीक है, तो बहुत सारे जीन्स वहां पे लोकेटेड होंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सिंगल क्रोमोसोम्स कैन हैव 100 ऑफ जीन्स। अब जैसे मान लो अपन बात करते हैं लोअर यूकेरियोट्स की, जैसे कि एग्जांपल अपना हो गया ईस्ट। ईस्ट आपको पता है फंजाई है, तो फंजाई को अपन लोअर यूकेरियोट्स मानते हैं, मतलब नियर बाय अबाउट टू प्रोकैरियोट्स। लेकिन प्रोकैरियोट्स होते नहीं है, लेकिन होते तो यूकेरियोट्स ही है, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, सारे सेल ऑर्गेनिल्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि उनका जीनोम साइज कम होता है, छोटा होता है, तो अपन इनको क्या बोलते हैं? लोअर यूकेरियोट्स। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जीन्स आर वेरी स्मॉल, दे कंटेन primarily the sequence encoded in the proteins, very few introns are present। अब देखो बेसिकली दो तरह के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या काम है? एनकोडिंग प्रोटीन्स। तो जो इंट्रॉन्स है वो तो अपने हैं कोडिंग सीक्वेंस, मतलब वो तो प्रोटीन बनाएंगे, और जो एक्सॉन्स है वो क्या है? अपने नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जो अपने सेकंड टाइप का पढ़ा था ना, इंटरजेनिक सीक्वेंस विच इज नॉन ट्रांसक्रिप्ट, तो वो कहलाएंगे अपने एक्सॉन्स, मींस दैट आर नॉन कोडिंग। कोडिंग कौन से हो गए? इंट्रॉन्स, और नॉन कोडिंग कौन से हो गए? एक्सॉन्स। तो जैसे कि अपने ईस्ट है, इट इज कॉल्ड एज लोअर यूकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर थोड़ा कम है, जीनोम साइज भी थोड़ी छोटी है तो यूकैरियोट्स ही, तो न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनिल्स भी है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स भी है, जीन्स उनकी छोटी भी है। तो उनके अंदर क्या होंगे? कुछ कुछ इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन्स तो होंगे, कुछ कुछ इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। अपन बात करें हायर यूकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि मैमल्स, जैसे कि अपन है, उनके जीन्स भी खूब सारे हैं और इंट्रॉन्स भी खूब सारे हैं, एक्सॉन्स भी खूब सारे हैं। तो जहाँ पे इंट्रॉन्स ज्यादा है मतलब कोडिंग सीक्वेंस ज्यादा है, तो प्रोटीन ज्यादा बनेगी, प्रोटीन ज्यादा बनेगी तो जीन्स भी साथ बहुत सारे होंगे, तो जेनेटिक स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा। लेकिन ईस्ट है, ईस्ट के अंदर क्योंकि जीन्स भी कम है, इंट्रॉन्स भी कम है, तो साइज भी छोटी है, तो जीनोम कॉम्प्लेक्स भी छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अपने क्रोमोसोम्स हैं, भले ईस्ट हो चाहे मैमल्स हो, उनके अंदर 3 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेंट्रोमियर और टीलोमियर, पहली चीज। सेकंड चीज, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर कम है तो ईस्ट के अंदर है, जो कि कोडिंग सीक्वेंस है, और ज्यादा है तो मैमल्स के अंदर है, जो कि वापस क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है। यहां तक समझ में आई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। ये तीनों रीजन आपको याद करने हैं, कौन कौन से? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेंट्रोमियर और टीलोमियर। तीनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के डीएनए में। और दो हो गए कंपैरिजन ईस्ट और मैमल्स के बीच में। ईस्ट की साइज छोटी है और मैमल्स की साइज बड़ी है, तो क्यों?
यहाँ पे कुछ इंट्रॉन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंट्रॉन्स हैं। अब लास्ट पॉइंट अपन देखते हैं। अब दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन बात करते हैं यूक्रोमेटिन की। यूक्रोमेटिन क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है थोड़े से लेस कंडेंस होते हैं, मतलब एक साथ गुच्छों में क्रोमोसोम्स नहीं मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में मिलते हैं। जैसे कुछ क्रोमोसोम्स एक जगह मिल गए, फिर बीच में कहीं गैप हो गया, फिर कुछ क्रोमोसोम एक जगह मिल गए, बीच में गैप हो गया, तो उस अपन क्या बोलेंगे, लेस कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स। लेकिन होंगे एक्टिव, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब डीएनए से आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। इनके अंदर क्या होगा, रीजन्स वेयर 13 नैनोमीटर फाइबर्स फॉर्म्स रेडियल लूप डोमेन्स। इनके अंदर कुछ जेनेटिक फाइबर्स होंगे, फाइबर्स मतलब रस्सी की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि गोल गोल लूप बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे रेडियल लूप डोमेन्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, ई क्रोमेटिन के अंदर लेस कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स होंगे तो सही, लेकिन एक साथ गुच्छों में नहीं होंगे, पहले होंगे कहीं पे, बीच में गैप होगा, फिर कहीं बीच में क्रोमोसोम्स होंगे, फिर बीच में गैप होगा। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब अच्छे से डीएनए को, अब मान लो आप किसी भीड़ में गए, तो भीड़ में कोई काम करना आसान है कि लाइन में खड़ा होकर कोई काम करना आसान है? ऑब्वियसली बात है कि लाइन में खड़े होंगे तो काम इजीली होगा, भीड़ में खड़े होंगे तो क्या होगा, धक्का मुक्की होगी। वही कहानी यहाँ पे है। तो उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो है लेस कंडेंस्ड भी है, तो यूक्रोमेटिन क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, मतलब इजीली डीएनए को आरएनए से, आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट भी कर देगा। तीसरी चीज, यहाँ पे इसके अंदर कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे कि छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मतलब रस्सी की तरह दिखते हैं, 30 नैनोमीटर के। वो क्या करेंगे, इनके अंदर गोल गोल रेडियल लूप डोमेन्स बना देंगे पर्टिकुलर, वो आगे बताऊंगा आपको उनका क्या काम होता है। इसके बाद दूसरे तरह के अपने हैं हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, यहाँ पे एक साथ क्रोमोसोम्स बहुत सारे गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने लिखा दे आर टाइटली कॉम्पैक्ट रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, भीड़ भड़ाका है यहाँ पे, तो क्या होगा, हेटेरोक्रोमेटिन दे आर ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। एक्टिव भी नहीं है, ट्रांसक्रिप्शनली है। एक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि एकदम टाइटली क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट है, और इनके अंदर जो रेडियल लूप डोमेन्स हैं वो भी आपस में बहुत क्लोज और अटैच्ड है, तो वो भी ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहेंगे। क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, बहुत टाइट टाइट है, उनको जगह नहीं मिल रही काम करने के लिए। तो दो तरह के अपने पढ़े क्रोमोसोम्स, कौन कौन से, हेटेरोक्रोमेटिन और, सर हाँ बोलो। सर रेडियल लूप डोमेन मतलब? देखो क्या होता है, कई बार जैसे ये यूक्रोमेटिन है ना, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनके साइज है 30 नैनोमीटर। तो जैसे हम अपन रस्सी का गोला बनाते हैं ना, रस्सी का गोला बनाते हैं अपन, समेट के जैसे अपना पाइप होता है, पाइप अगर अपने को पानी देना है तो क्या करते हैं, पाइप को पूरा लंबा खोल देते हैं, करते हैं ना घर में पाइप देने के लिए। लेकिन जब पाइप काम में नहीं आता है तो क्या करते हो, उसको उसे गोल गोल लपेटते हो। किया है ना ऐसा घर में, किया है कि नहीं किया है? हेलो, यस सर। सेम काम है फाइबर, यहाँ पे भी सेम काम फाइबर्स का ही, क्या करते हैं, आपस में गोल गोल लपटे जाते हैं, और एक तरह के गोल गोल रेडियल लूप डोमेन्स बनाते हैं। उनका काम बेसिकली आगे ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के नहीं, अंदर ही कोई होता है। दिक्कत नहीं, मेरा मन नहीं था, आप कह रहे हो। क्या हुआ, नहीं सॉरी सर, वो ऐसा इधर देखो कुछ नहीं है। बताऊंगा, सुनो। तो ये क्या करेंगे, फाइबर्स गोल गोल समेट के रेडियल लूप्स बना देंगे। इनका काम बेसिकली होता है ट्रांसलेशन के अंदर और प्रोटीन के अंदर। तो मैं अभी तो यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि जो फाइबर्स हैं ये गोल गोल रेडियल लूप्स बना के रखेंगे, कहाँ पे, यूक्रोमेटिन के अंदर। ठीक है हर्षिता, हर्षिता, हाँ जी सर। ये एक तो स्नैपशॉट ले लेना इसका, ठीक है, यस भेज दूंगा सर आप। मुझे व्हाट्सअप कर देना। ऐसा कोई टॉपिक मैं जो भेज समझ दूंगा नहीं सर, आया हो, यस भेज दूंगा। हाँ कोई भी ले लेना एक जना, हर्षिता की तबीयत ठीक नहीं है। भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, कोई चक्कर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट जो सर नहीं समझ में आया हो, क्लियर क्लियर हो गया नहीं सारा? सर। सर मतलब क्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन होते क्यों हैं? देखो बेसिकली क्या होता है, अपना जो भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो भी अपने बॉडी पार्ट्स हैं, ब्रेन, लीवर, किडनी, एक साथ सारे काम तो करते हैं, लेकिन कब काम करेंगे, जब एक दूसरे को सिग्नल मिलेंगे आपस में। तो क्रोमोसोम्स जो है वो क्या करता है, एक साथ जल्दी जेनेटिक ट्रांसफर नहीं करता है, उसको भी पहले इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि कौन सा क्रोमेटिन तो एक्टिव है और कौन सा क्रोमेटिन इनएक्टिव नहीं है। अब मान लो हेटेरोक्रोमेटिन इनएक्टिव तो है नहीं, तो क्रोमोसोम उससे तो इन्फॉर्मेशन लेगा नहीं, तो इन्फॉर्मेशन किससे लेगा वो, ई क्रोमेटिन से लेगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जेनेटिक
मटेरियल क्या काम होता है, इसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये सारा काम करता है सिस्टमेटिकली इंफॉर्मेशन के बेस पे कि ये चीज होगी जब दूसरी चीज आगे होगी, ये चीज होगी जब तीसरी चीज आगे होगी, ये चीज होगी जब चौथी चीज आगे होगी। ठीक है, तो पूरा सिस्टमेटिकली उस पर चलेगा इंफॉर्मेशन के बेस पे। सुन रही बात? ठीक है, अगर ये अपने से होते क्यों, अगर होंगे नहीं तो इनका सिस्टम चलेगा नहीं। सिस्टम नहीं चलेगा तो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, जेनेटिक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो डीएनए नहीं होगा ट्रांसफर, डीएनए नहीं होगा तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। ये पूरी सीरीज ऑफ चेन है और सीरीज ऑफ इवेंट्स है पूरा। ठीक है, समझ में आई बात? ओके सर। अच्छा आप मुझे बताओ यश, अगर म्यूट अनम्यूट करो। हेलो हेलो। यस सर, हाँ यश, आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। अब अपने मुझे बताओ, अपने वीकली टेस्ट कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। हाँ, अपने ठीक है, 4 हो गए सर। 4 हो गए।